हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 38वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अवीरा ने गुस्से से अपने पाँव पटक लिए और कहा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लावण्या, बस एक मौका मिलने दो मुझे। इस बार मैं तुम्हें फंसाने की या खुद को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बस कुछ दिन ज़िंदगी के मज़े ले लो, क्योंकि इसके बाद जल्दी ही तुम सबको टाटा बाय बाय कहने वाली हूँ। वहीं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लावण्या शांति से मिलने जर्मनी चली गई थी। उसके वहाँ जाने के दो कारण थे। पहला कारण कि लावण्या को सभी चीज़ों से ब्रेक मिल गया, और दूसरा ये कि वो शांति को बहुत समय से मिस कर रही थी, इसलिए उससे मिलना जुलना भी हो गया। लावण्या ने पूछा, वैसे वापस आने का क्या इरादा है शांति जी? आपके बिना काम करने में मज़ा नहीं आता? शांति ने हंसते हुए कहा, कैसी दोस्त हो तुम? यहाँ मैं बहुत से हॉट डॉक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और ज़िंदगी के मज़े ले रही हूँ, और तुम हो कि मुझे वही बोरिंग ज़िंदगी जीने के लिए वापस बुला रही हो। लावण्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उसका यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम पास हो रहा था, मगर वापस लौटना ज़रूरी था। उसने कुछ दिन जर्मनी में बिताए और फिर वापस लौट गई। वापस मुंबई आने के बाद रिति ने लावण्या से कहा, लावण्या आई मिस्ड यू, क्या तुम मुझे मिलने आ सकती हो? लावण्या तुरंत रिति से मिलने एक कैफे में पहुंच गई। लावण्या को देखते ही रिति ने पूछा, मेरे लिए जर्मनी से कुछ लाई भी हो या ऐसे ही खाली हाथ आ गई? लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम मैं कभी भूल नहीं सकती क्या? ये काम मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? तुम्हारे लिए गिफ्ट्स खरीदना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है मेरे लिए। पर एक बात बताओ, तुमने परीक्षित के लिए क्यों गिफ्ट मंगवाया मुझसे? हम तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। रिति ने कॉफ़ी शिप करते हुए कहा, क्योंकि कुछ दिन बाद परीक्षित का बर्थडे है और तुम वो बर्थडे पार्टी अटेंड कर रही हो, बस इसलिए। परीक्षित ने मुझसे कहा है कि तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूं। लावण्या ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। मैं गिफ्ट ले आई हूँ, तुम वो गिफ्ट और मेरी तरफ से बर्थडे विशेष परीक्षित तक पहुंचा देना। रिति को मालूम था कि लावण्या शिवांश के कारण इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि शिवांश परीक्षित का दोस्त था, इसलिए साफ सी बात थी कि पार्टी में शिवांश भी आने वाला था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम शिवांश की चिंता मत करो, परीक्षित ने उसे इन्वाइट नहीं किया है और शिवांश बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं आने से रहा। लावण्या ने पूछा, पक्का ना? शिवांश के मामले में वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकती थी। रिति ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि परीक्षित लावण्या के कारण ये सब कर रहा था, बल्कि वो रिति की खुशी के लिए ऐसा कर रहा था। लावण्या के साथ जो हुआ उसके बाद रिति शिवांश को देखना भी पसंद नहीं करती थी, और परीक्षित नहीं चाहता था कि उसके बर्थडे वाले दिन रिति अपना मूड खराब करे, इसलिए उसने शिवांश को अपनी गेस्ट लिस्ट से एक्सिक्यूट ही कर दिया। जल्दी ही परीक्षित के बर्थडे वाला दिन आ गया। लावण्या अच्छे से तैयार होकर नाइट क्लब पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर बर्थडे पार्टी रखी गई थी। लावण्या ने एक बैग परीक्षित की ओर बढ़ाया और कहा, हैप्पी बर्थडे परीक्षित। परीक्षित ने गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा, थैंक यू लावण्या, मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये पार्टी अटेंड की। परीक्षित लावण्या को एडमायर करता था, क्योंकि वो रिति की बेस्ट फ्रेंड थी और बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। उसके और रिति के रिश्ते को लावण्या ने कभी जज नहीं किया, ऊपर से उन्हें सपोर्ट ही किया। फिर दूसरी बात ये थी कि लावण्या के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी नहीं थी, और जब वो कोई फैसला कर लेती थी तो हमेशा उसी फैसले पर टिकी रहती थी। जिस तरह शिवांश लावण्या के पीछे पड़ा हुआ था, तो परीक्षित के हिसाब से अगर वो लावण्या की जगह होता तो पक्का अपने पार्टनर्स को एक और मौका दे ही देता, मगर लावण्या अपने फैसले पर अड़ी रही। लावण्या ने पूरे पार्टी हॉल में नजरें घुमाई और खुद से कहा, थैंक गॉड शिवांश यहाँ नहीं है, वरना मैं इस वक्त यहाँ से भागने के तरीके ढूंढ रही होती। परीक्षित ने लावण्या की नज़रें को भांपते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और शिवांश को यहाँ नहीं बुलाया। भले ही रिलेशनशिप के मामले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मगर इतना तो मैं जानता हूँ कि शिवांश ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है। लावण्या ने गहरी सांस ली और कहा, आगे से अगर हम शिवांश की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। परीक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, वैसे आज मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा। रिति ने उसके पेट पर कोहनी से मारते हुए कहा, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, ज़रा देख तो लो कि तुम बात किससे कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नालायक दोस्त मेरी बेस्ट फ्रेंड के लायक हैं? परीक्षित ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एनीवे, अब पार्टी शुरू हो गई है तो फिर पार्टी एंजॉय करो। लावण्या, इस तरह खड़ी मत रहो,
रहो और नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। लावण्या ओके कहकर आगे बढ़ गई, पर तभी प्रखर उसके सामने आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए। जहाँ प्रखर को लावण्या के इस पार्टी में मौजूद होने की उम्मीद नहीं थी, वहीं लावण्या के दिमाग में से यह बात निकल ही गई कि प्रखर भी इस पार्टी को ज़रूर अटेंड करेगा। वो माहौल को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, हेलो प्रखर, कैसे हो? प्रखर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक हो। जिन इमोशंस को प्रखर अपने दिल में दबा चुका था, वो इमोशंस एक बार फिर बाहर आ गए थे। वो लावण्य को भुलाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा, मगर आज एक बार फिर लावण्या को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। उसने लावण्या को साथ 20 दिन का जो समय बिताया था वो उसे याद आने लगा। वो प्रखर की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय था और शायद यही वो टाइम था जब प्रखर सचमुच अपनी ज़िंदगी में खुश था। उसके बाद से काफ़ी समय बीत चुका था। लावण्या एक बार फिर सिंगल हो चुकी थी, जबकि प्रखर जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। उसने लावण्या से कहा, अगले महीने मेरी शादी है लावण्या, इसलिए तुम शादी में ज़रूर आना। लावण्या ने स्माइल पास करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रखर, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी शादी ज़रूर अटेंड करूँ। बस यही इच्छा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। लावण्या ने प्रखर को बधाई तो दी, मगर प्रखर का दिल कड़वाहट से भर चुका था। जिस लड़की के साथ वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा था, उससे प्रखर को प्यार नहीं था। जिसे वो चाहता था वो उसके सामने तो खड़ी थी, मगर पहुंच से बहुत दूर थी। प्रखर से बातें करने के बाद लावण्या एक जगह पर बैठ गई। उसने रिति और परीक्षित पर नजर डाली, जो अपनी ही दुनिया में गुम थे। रिति परीक्षित की बाहों में थी और उसकी किसी बात पर हंस रही थी। लावण्या रिति के लिए खुश थी, क्योंकि उसे परीक्षित मिल गया था, जो सिर्फ रिति के लिए खुद को बदल रहा था। परीक्षित को रिति से सच्चा प्यार था और उसके प्यार के कारण रिति के पुराने जख्म भर रहे थे, मगर लावण्या के जख्म अभी ताजे थे और अब वो प्यार करने से डरने लगी थी। पार्टी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी एक बिन बुलाया मेहमान यानी नक्श वहां आ पहुंचा। उसने काफ़ी सारी शराब पी रखी थी, इसलिए वो नशे में झूमता हुआ चला आ रहा था। उसने परीक्षित के पास आते हुए कहा, क्या कह रहे थे तुम कि तुम रिति के साथ बहुत खुश हो? तुम्हें लगा उससे मुझे जलन होगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास अगर रिति है तो मेरे पास आहाना है। ऊपर से आहाना के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस मैं आहाना को पैसे दे देता हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर जाती है। मगर तुम्हारा क्या? रिति को तो अपनी ही मनमर्जी करने की आदत है। क्या ऐसी औरत के साथ तुम खुश हो? मैं तो कभी खुश नहीं था, पर अब खुश हूँ, क्योंकि आहाना मुझे खुश रखती है। नक्श की बातें रिति को चुभ रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने इन आंसुओं को बहने नहीं दिया। नक्श ने ऐसी ही कई बातें कहकर रिति को हर्ट किया और फिर कहा, मेरा और आहाना का बच्चा जल्दी ही इस दुनिया में आ रहा है। हमें जल्दी से जल्दी एक दूसरे से तलाक ले लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। रिति ने खुद को संभालते हुए कहा, जरूर, मैं तो बेचैन हूँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए। नक्श ने हंसते हुए कहा, मैं भी। अब जल्दी ही हमारा डाइवोर्स प्रोड्यूसर शुरू हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओ और मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊं। ये कहकर नक्श क्लब से बाहर चला गया, जबकि रिति बाथरूम में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं था कि उसे नक्श से तलाक होने का दुख था, बल्कि उसकी बातों ने रिति को हर्ट किया था। क्या वो सचमुच अपने पार्टनर को खुश रखना नहीं जानती थी? लावण्या रिति को चुप करवाने जा ही रही थी कि उससे पहले परीक्षित रिति के पास पहुंच गया। उसने रिति को हक करते हुए कहा, डोंट क्राई मी माई लव। तूने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी। अब तुम अपना वादा तोड़ रही हो बेबी। प्लीज़ शांत हो जाओ। आज के दिन मेरे अलावा किसी के बारे में मत सोचो। रिति की हालत देखकर लावण्या की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर रिति के साथ परीक्षित था, इसलिए लावण्या को लगा कि उन्हें प्राइवेसी देना ही बेहतर होगा। बाथरूम के अंदर जाने के बजाय लावण्या पार्टी छोड़कर जाने का प्लान बना रही थी, तभी प्रखर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे उसी रास्ते घर जाना है। लावण्या ने पोलाइटी टोन में कहा, नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगी, तुम्हें तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो। लावण्या कोई नादान बच्ची तो थी नहीं जो ये नहीं समझ पाती थी कि प्रखर उसके करीब रहने के लिए ये सब कर रहा है। लावण्या के लिए उसकी फीलिंग्स अभी भी वैसी की वैसी ही थी, मगर लावण्या प्रखर और उसकी मंगेतर का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, देखो प्रखर, जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम
इसलिए बेहतर होगा कि मुझ पर ध्यान देने के बजाय तुम अपनी मंगेतर के साथ वक्त बिताओ। मैं तुम्हारा अतीत हूँ, मगर वो लड़की तुम्हारा फ्यूचर है। उससे सही ढंग से ट्रीट करो, क्योंकि उस लड़की की तुमसे कुछ उम्मीदें हैं जो तुम ना ही तोड़ो तो बेहतर होगा। मैं किसी की आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहती, इसलिए तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। प्रखर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं सब समझ गया। अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आराम से जाना एंड स्टे सेफ। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और जाते जाते कहा, बाय। रीति को कहना कि मैं जा चुकी हूँ, गुड नाइट। ये कहते हुए लावण्य जल्दी जल्दी पार्टी हॉल से बाहर आ गई। वो टैक्सी का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और कार के अंदर से आकाश निकला। उसका चेहरा तो थका हुआ था, मगर लावण्य को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लावण्य भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि आकाश उसका बहुत ही खास दोस्त था और उसे लावण्य काफ़ी दिन बाद देख रही थी। लावण्य ने वैब करते हुए कहा, हेलो आकाश, कैसे हो और कहाँ से आ रहे हो? इतने दिन से कहाँ गायब थे तुम? आकाश ने जवाब दिया, एक बिजनेस ट्रिप पर था और आज ही वापस लौटा हूँ। तुम बहुत दिनों से तुम्हें ही याद कर रहा था, इसलिए यहाँ आते ही तुमसे मिलने का मन किया, इसलिए यहाँ पहुँच गया। क्या तुमने पार्टी अच्छे से एंजॉय की? वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आकाश की बातों में छिपा मतलब लावण्य समझ गई थी। इनडायरेक्ट तरीके से आकाश एक बार फिर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। तभी तो उसने लावण्य की लोकेशन का पता लगवाया और उससे मिलने चला आया। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं आकाश। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। इस तरह तुम मेरे पीछे पड़े रहोगे तो हर्ट हो जाओगे। मैं अभी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं। आकाश ने लावण्य के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, बहुत बोलती हो तुम। अरे अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तुम्हारे कहने से मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तुमसे प्यार करना ना करना मेरी चॉइस है और इसे एक्सेप्ट करना ना करना तुम्हारी चॉइस है। उसने लावण्य को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि प्यार में बहुत ताकत होती है और जो पूरी शिद्दत के साथ प्यार करता है उसे उसका प्यार ज़रूर मिलता है। तुम चाहे मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मगर मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो मुझे मेरा प्यार ज़रूर मिलेगा। लावण्य ने पूछा, और अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो? अगर तुम्हारा ये इंतज़ार बर्बाद हुआ तो? मैं कह रही हूँ कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, तो मेरी बात सच हुई तो? अगर हम एक कपल नहीं बन पाए तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? आकाश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, मगर तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, और फिर जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे लगेगा कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या नहीं। लावण्य गहरी सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब लावण्य प्यार करने से डरने लगी थी। उसके सारे रिश्ते अभी तक बर्बाद हुए थे, इसलिए लावण्य को यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं थी। आकाश ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो लावण्य, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया और तुम्हारे बाद भी मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो तुम गलत हो। मैं प्रखर की तरह नहीं हूँ जो किसी के कहने पर तुम्हें छोड़ दो। ऊपर से मेरे पेरेंट्स और अंजलि भी तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए फ्यूचर की चिंता मत करो और मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा। लावण्य को मालूम था कि आकाश उसका परफेक्ट पार्टनर बन सकता है, पर क्या लावण्य नए रिश्ते के लिए तैयार थी? बिल्कुल नहीं। न तो लावण्य एक नए रिश्ते के लिए तैयार थी और ना ही उसके दिल में आकाश के लिए फीलिंग्स थी। आकाश वो इंसान था जो लावण्य के लिए काफ़ी क्लोज था। वो बहुत पुराने दोस्त थे और रिद्धि के अलावा कोई इंसान जो हर कंडीशन में लावण्य के साथ खड़ा रहा वो तो आकाश ही था। आकाश लावण्य के लिए हर एक रिस्क लेने को तैयार रहता था, उसकी मदद करने को तैयार रहता था, यहाँ तक कि वो लावण्य के कारण शिवान से भी झगड़ा कर चुका था। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ। ऐसे अचानक ही कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए, पर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी बात में मुझे ब्लेम मत करना।
आकाश ने शरारत से पूछा, मतलब तुम सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर रही हो और एक बार ट्राई करना चाहती हो? लावण्य इस बात का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश को किस तरह समझाए। लावण्य ने उससे कहा था कि वो इस बारे में सोचेगी, मगर ये कोई वादा नहीं था कि लास्ट में लावण्य आकाश के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही करेगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी लावण्य, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस अपनी ओर से बेस्ट दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करो, बस मुझे उम्मीद है कि तुम फ़िलहाल हमारे बीच किसी को नहीं आने दोगी। मेरी कोशिश जारी रहेगी, पर अगर मैं फेल हुआ तो फिर मैं खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लावण्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आई एम नॉट श्योर आकाश, मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, तुम प्लीज़ अपना समय बर्बाद मत करो। पर आकाश नहीं माना। उसने उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी कार में बैठने को कहा। लावण्य ने ना नहीं कहा और पैसेंजर सीट में बैठ गई। वहीं कुछ दूरी पर शिवांश खड़ा था, जो ये सब होते हुए देख रहा था। वो तो यहाँ लावण्य को पिक करने आया था क्योंकि उसे पता था कि लावण्य ने परीक्षित की बर्थडे पार्टी अटेंड की है, मगर आकाश को देखकर शिवांश दूर ही रुक गया था। वो देखना चाहता था कि आकाश यहाँ क्या कर रहा है। शिवांश देख रहा था कि लावण्य किस तरह चुपचाप आकाश की बाहों में थी। उसने आकाश को अपने करीब आने दिया और जब आकाश ने उसके माथे पर किस किया तो लावण्य ने उसे खुद से दूर भी नहीं धकेला। क्या मतलब था इसका? क्या लावण्य ने आकाश को डेट करने के लिए हाँ कह दिया था? तरह तरह के सवाल शिवांश के मन में थे, मगर इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। इसलिए शिवांश लावण्य से ही सारे जवाब लेने वाला था। उसने कहा, लावण्य, आई एम कमिंग फॉर यू बेबी। एक बात तो पक्की थी कि शिवांश अगर खुद लावण्य को नहीं पा सकता था तो वो किसी और को भी उसके करीब नहीं आने देना चाहता था। वो पूरी ज़िंदगी लावण्य से दूर रह सकता था, मगर उसे किसी और के साथ घर बसाते हुए नहीं देख सकता था। सुबह सुबह लावण्य जब स्टार के साथ वॉक पर निकली थी तो उसे पार्क के पास सबसे पहले शिवांश नजर आया। पार्क के बाहर शिवांश की कार खड़ी थी और शिवांश बड़े आराम से अपनी कार के सहारे थोड़ा झुककर खड़ा था। शिवांश ने बहुत चेयरफुली टोन में कहा, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। लावण्य बिना कोई जवाब दिए उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। शिवांश उसके पीछे आया तो स्टार जोर जोर से भौंकने लगा, मानो लावण्य को किसी अजनबी से प्रोटेक्ट कर रहा हो। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पहले मैंने अडॉप्ट किया था और अब तुम मुझे ही किसी चोर बदमाश की तरह देख रहे हो। इंसान तो इंसान, अब तो जानवर भी मुंह मोड़ने लगे हैं। लावण्य शिवांश को इग्नोर करते हुए अपनी वॉक कंटिन्यू करती रही। शिवांश ने कार के पास खड़े होकर ही काफ़ी देर तक लावण्य का इंतजार किया। करीब 1 घंटे बाद लावण्य वापस आई और अपनी अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी, तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने आकाश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? लावण्य कुछ पल के लिए कंफ्यूज हुई, पर फिर उसे याद आया कि रात के समय पक्का शिवांश ने उसे और आकाश को साथ देखा होगा, तभी वो उसके पास आया है। लावण्य ने शिवांश की ओर मुड़कर देखा और कहा, मिस्टर राणावत, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं किसे डेट कर रही हूँ और किसे नहीं कर रही हूँ, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, इसलिए एक दूसरे के मैटर से अलग रहे तो ही बेटर होगा। उसने शिवांश की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दोबारा इस तरह मेरा पीछा मत कीजिएगा, मुझे ये सब नहीं पसंद और उसे हरेसमेंट कहा जा सकता है। ये कहकर लावण्य चली गई। उसने जल्दी से अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से टिक कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लावण्य शिवांश पर गुस्सा नहीं होना चाहती थी, रूडली बिहेव नहीं करना चाहती थी, मगर शिवांश ने ही उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। अगर वो लावण्य के साथ धोखा ना करता तो शायद आज बात कुछ और ही होती। लावण्य ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए सवाल किया, तुम ऐसा क्यों करते हो शिवांश? हर बार मेरे आंसुओं की वजह तुम ही क्यों होते हो? मैंने सोचा था कि ब्रेकअप के बाद मैं खुश रहूंगी, तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? लावण्य अब ऐसे बिहेव करती थी जैसे शिवांश के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर सच तो ये था कि जब जब लावण्य शिवांश के साथ बेरुखी से पेश आती थी तब तब उसके दिल को चोट पहुंचती थी। वैसे सच ये था कि लावण्य ने आकाश का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो आकाश को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसलिए जब आकाश लावण्य को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आया था तभी लावण्य ने उसे कह दिया था कि वो उसके पीछे
वक्त बर्बाद करना छोड़ दे। मगर आकाश मानने वालों में से नहीं था। उसने भी कह दिया था कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता, बस वो अपनी ओर से कोशिश करना चाहता है, और वही हुआ। अब आकाश हफ्ते में 3-4 बार लावण्य से ज़रूर मिलता था। वो ना कहती थी तो आकाश उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाता था। वो कभी साथ में वॉक करने जाते, कभी मूवी देखने जाते, तो कभी साथ में खाना खाने या कॉफ़ी पीने। लावण्य ने आकाश के साथ कभी अनकंफर्टेबल या फिर अनप्रोटेक्टेड फील नहीं करती थी, इसलिए वो अब आकाश के साथ कहीं जाने से इनकार नहीं करती थी। ये आकाश और लावण्य की कोड डेट्स थी, मगर लावण्य अब भी आकाश के लिए कुछ फील नहीं कर पा रही थी। वो उसे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रही थी। इधर शिवांश हर रोज़ लावण्य को स्टॉल करता था और अक्सर आकाश को उसके साथ देखकर जेलस होता रहता था, मगर वो लावण्य के पास आकर अपनी इस जेलसी के बारे में नहीं बता सकता था। यह उसे लावण्य से दूर रहने को नहीं कह सकता था, क्योंकि वो लावण्य को खुद से नाराज़ रहने के और मौके नहीं देना चाहता था। एक दिन आकाश ने लावण्य से कहा, बहुत समय से मैंने तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाया, इसलिए आज हम किसी होटल नहीं बल्कि तुम्हारे घर में डिनर करेंगे। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, डिनर? डिनर ही तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम पूरी रात वहीं बिताना चाहते हो। कम ऑन, लेट्स गो। आकाश का बस चलता तो वो लावण्य के अपार्टमेंट में एक रात बिता सकता था, मगर ना तो उसे कोई जल्दबाजी थी और ना ही वो लावण्य को अनकंफर्टेबल महसूस करवाना चाहता था। ऊपर से आकाश श्योर था कि लावण्य इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी और वो रिजेक्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए खाना खाने के बाद आकाश घर जाने के लिए तैयार हो गया। लावण्य ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ नीचे तक चलती हूँ, तुम्हें सी ऑफ करने। दरअसल लावण्य आकाश से कुछ कहना चाह रही थी, पर फिर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट, और फिर वो चला गया। लावण्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए लावण्य आकाश की मुस्कान में खो गई थी, मगर अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि अचानक ही आकाश के बजाय उसे शिवांश का चेहरा दिखाई देने लगा। लावण्य चाहती थी कि उसके दिल में शिवांश की जगह जल्दी ही आकाश ले ले, मगर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो चाहकर भी शिवांश को नहीं भुला पा रही थी। इधर लावण्य अभी तक एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए खड़ी थी। वहीं शिवांश, जो काफ़ी देर से आकाश और लावण्य को साथ देख रहा था, उसे सब्र का बांध अब टूट चुका था उसके। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए लावण्य के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने एक हाथ से लावण्य का चेहरा पकड़ा और उसे किस करने लगा। अचानक से ये सब हो जाने से लावण्य को फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो होश में आई तब तक उसने खुद को शिवांश की बाहों में कैद पाया। लावण्य खुद को आज़ाद करने की कोशिश भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो शिवांश की बाहों में कैद थी। जब शिवांश ने देखा कि लावण्य की सांसें भारी हो गई है, तो उसने लावण्य को किस करना बंद किया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। लावण्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू क्रेजी? अभी इसी वक्त दूर हटो मुझसे। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में और जकड़ लिया और कहा, नहीं, आई मिस्ड यू सो मच। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? लावण्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शिवांश ने उसके नेक को किस करते हुए कहा, तो फिर मुझे चेक कर लेने दो। ये कहकर उसने लावण्य को दोबारा किस कर लिया। वो लावण्य को सेड्यूस कर रहा था। लावण्य ने किसी तरह खुद को शिवांश से दूर किया और उसे जोर से थप्पड़ मारा, मगर शिवांश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मानो किसी नशे में था, जो उसे लावण्य को पाने के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसने दोबारा लावण्य को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे किस करने लगा। इस बार वो काफ़ी रफली बिहेव कर रहा था। ना चाहते हुए भी लावण्य खुद को शिवांश को किस बैक करने से नहीं रोक पाई। उसने शिवांश को किस किया, पर फिर किसी तरह अपने आप को रोक लिया। लावण्य ने अपना चेहरा पीछे की ओर करते हुए कहा, रुक जाओ शिवांश, ऐसी हरकतें मत करो जिससे मैं तुमसे नफरत करने पर मजबूर हो जाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम आकाश के कारण जेलस फील कर रहे हो, मगर तुम ये क्यों नहीं समझना चाहते कि आज नहीं तो कल मैं किसी न किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी ही। आकाश ना सही, मगर कोई दूसरा इंसान तो मेरी ज़िंदगी में आएगा ही ना। शिवांश ने कहा, मैं तुम्हारी नफरत सह सकता हूँ लावण्य, कम से कम इस तरह तुम्हारे दिल में मेरी कोई तो जगह होगी। अभी तुम्हें मालूम था
कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मगर तुमने सिर्फ आकाश के साथ डिनर किया, उसके लिए खुद खाना बनाया, और मुझे तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। तुम उसे से ऑफ करने यहाँ तक आई। तुमने उसे देखकर स्माइल किया, तुमने उसे एक मौका दिया लावण्या, तुम्हारे दिल में बसने का मौका। शिवांश ने कहा, अगर तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है तो क्या वो कभी पिघलेगा ही नहीं? क्या तुम मुझे कभी दूसरा मौका नहीं दोगी? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे भुला नहीं पाई हो। अभी मैंने जब तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे रिस्पॉन्स दिया, यानी आज भी मेरे टच करने से तुम अरोश हो जाती हो। लावण्या ने सर लहजे में कहा, हाँ, मैं अरोश हो गई थी, मगर ये नेचुरल रिएक्शन था। मैं भी एक इंसान हूँ, और अगर कोई दूसरा इंसान भी अच्छी सेडिक्टन टेक्निक्स से मुझे सेड्यूस करे तो मेरा यही रिएक्शन होता है। इसलिए खुद को ज़्यादा महान मत समझो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती। लावण्या की इस बात पर शिवांश का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और लावण्या पर से उसकी पकड़ छूट गई। लावण्या ने कहा, जब मुझे तुम्हारे साथ रहना था तब तुम किसी और लड़की के साथ थे। तब तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, जबकि उस वक्त मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो अब ब्रेकअप हो जाने के बाद मुझे भी तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर लावण्या अपनी अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। शिवांश ने उसके पीछे आते हुए कहा, लावण्या, मेरी बात तो सुनो। लावण्या ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है शिवांश, मैं थक चुकी हूँ अब इन सब चीज़ों से। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे एक चैन की ज़िंदगी जीने दो। अपनी बात ख़त्म करके लावण्या चली गई और शिवांश बस उसे देखता रह गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, लावण्या। उसके अंदर लावण्या को आवाज़ लगाने की ताकत नहीं थी। अब एक और रिजेक्शन शिवांश नहीं झेल सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपनी कार में बैठकर क्लब की ओर चल पड़ा, खुद से ये वादा करके कि अब वो लावण्या को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। उसने शराब की बोतल उठाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि लावण्या मुझसे नफरत करे। आज वो फिर से रो रही थी। अब मैं लावण्या के पीछे जाकर उसे दोबारा रोने का मौका नहीं दूंगा। मुझे अब लावण्या से दूर रहना होगा, एंड इट्स अ प्रॉमिस। उस दिन के बाद से शिवांश सचमुच लावण्या के पीछे जाना छोड़ चुका था। उसे स्टॉल्क करना तो दूर, वो उसके स्टूडियो की ओर से होकर भी गुजरता नहीं था। अब शिवांश अपना ज़्यादातर समय या तो ऑफिस में या बार या फिर क्लब्स में बिताता था। पूरा दिन वो काम में डूबा रहता था, और जब काम ख़त्म हो जाता था तो खुद को नशे में डुबाने के लिए चल पड़ता था क्लब की ओर। वो घर जाने के बजाय नशा करके क्लब में ही पड़ा रहता था। श्याम की हर वक्त शिवांश पर नज़र बनी रहती थी। कुछ समय तो उन्होंने शिवांश को उसके हाल पर ही छोड़ा हुआ था, ये सोचकर कि किसी दिन उसे अक्ल आएगी और वो शराब पीने के बजाय सीरियस होकर लावण्या को ट्रेजर करेगा। मगर वो दिन नहीं आया। जब आधा महीना बीत गया तो श्याम ने कहा, इस नालायक लड़के से कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा, शिवांश जहाँ कहीं भी हो, जिस भी हाल में हो, उसे तुरंत उठाकर मेरे पास लेकर आओ। बॉडीगार्ड शिवांश को लेने एक क्लब में पहुंचे, जहां वो एक प्राइवेट एरिया में सोफे पर लेटा हुआ था और लावण्या को पुकार रहा था। श्याम के दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर शिवांश को उठाकर श्याम के पास ले गए। श्याम ने एक बाल्टी में बर्फीला पानी भरा हुआ था, इसलिए जैसे ही उनके बॉडीगार्ड शिवांश को लेकर पहुंचे तो श्याम ने वो सारा पानी शिवांश के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। शिवांश ने ठंड से अकड़ते हुए कहा, आओ। उसने आंखें खोलकर देखा तो कहा, पापा, ये क्या किया आपने? और मैं आपके स्टडी रूम में क्या कर रहा हूँ? मैं तो क्लब में। ये कहकर वो चुप हो गया। श्याम ने ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुम तो शराब के नशे में टल्ली होकर क्लब में पड़े हुए थे। तुम्हें थोड़ी ना होश था कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं या नहीं, फिर मेरे बॉडीगार्ड्स कब तुम्हें उठाकर मेरे पास ले आए। शिवांश ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली। श्याम ने नाराज़गी के साथ कहा, व्हाट अ लूज़र यू आर।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शराबी बन जाने के बाद लावण्य तुम्हारे पास लौट आएगी? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों के बाद लावण्य तुम्हें और नापसंद करेगी। एक शराबी से कौन ही शादी करना चाहेगा? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? क्या मैंने तुम दोनों भाई बहन से नहीं कहा कि इंसान को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़िद्दी बनना चाहिए और लगातार उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए? क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? श्याम की बातों से शिवांश को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी हार मान ली है। वो अकेला नहीं था जिसे लावण्य का साथ चाहिए था, बल्कि उसके पेरेंट्स भी तो इस उम्मीद में थे कि लावण्य उनके घर की बहू बने। शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। श्याम ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या समझ आ गया तुम्हें? शिवांश काफ़ी देर तक चुप बैठा रहा और फिर उसने कहा, जब मैंने अवीरा के साथ ब्रेकअप किया था तब मैंने ठान लिया था कि मैं दोबारा कभी प्यार नहीं करूँगा, और मैं प्यार कर भी नहीं पाया। जब मैं लावण्य से मिला तब मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ। हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर मेरे लिए बस कुछ समय तक का रिश्ता एक खेल था जो हम अपनी मर्जी से खेल रहे थे। मैं जान गया था कि लावण्य मुझसे प्यार करने लगी है, मगर मैं इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाने को तैयार नहीं था। पर श्याम के सब्र का बांध टूट चुका था और उन्होंने शिवांश को कसकर एक चांटा मारा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम लावण्य की फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, हाउ डेयर यू। श्याम को शिवांश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक बार फिर शिवांश को थप्पड़ मारा। शिवांश ने खुद को डिफेंड करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। उसके हिसाब से वो ये सब डिजर्व करता था, इसलिए शिवांश चुपचाप अपने पापा की मार खा रहा था। नीता श्याम के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर स्टडी रूम में आई और किसी तरह उन्हें शिवांश से अलग किया। नीता ने अपने आंसू को रोकते हुए कहा, श्याम प्लीज़ रुक जाइए, आप उसे मार डालेंगे। श्याम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आप बीच से हट जाइए। आज मैं इस लड़की को अच्छा सबक सिखा कर रहूँगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा बेटा ऐसा निकलेगा। एक मासूम लड़की की फीलिंग्स से खेल रहा था। ये कॉन्सेप्चुअल गेम, रियली? इसे ये सब सिखाया किसने? शिवांश बड़ी खामोशी से नज़रें नीचे किए हुए डांट सुन रहा था। श्याम ने पूछा, अब चुप क्यों हो तुम? वैसे तो तुम मुझसे बहस करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। क्या आप खुद को डिफेंड नहीं करोगे? अब मुंह पर ताला क्यों लग गया? अपनी इन हरकतों से तुम मुझे प्राउड फील करवाना चाहते हो। ऐसे में तुम हमारे परिवार का नाम ऊंचा करोगे। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे लावण्य से प्यार हो जाएगा। मुझे सब तब समझ आया जब लावण्य मेरी ज़िंदगी से जा चुकी थी, पर मैं उसे भुला नहीं सकता था। इसलिए मैंने लावण्य को वापस पाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वो मुझे रिजेक्ट करती रही। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं शराब का सहारा ले रहा। श्याम ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो भी कुछ सोच रहे थे जिससे शिवांश और लावण्य का पैचअप हो जाए, और अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लावण्य को उसकी मर्जी के खिलाफ शिवांश की वाइफ नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे लावण्य अपनी इच्छा से पैचअप कर रही। अचानक शिवांश ने कहा, लावण्य की शादी मुझसे ही होगी। ना तो मैं उसे आकाश के साथ देख सकता हूँ और ना ही किसी और के साथ, इसलिए अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये कहकर शिवांश स्टडी रूम से बाहर चला गया। नीता उसे रोकने जा रही थी, तभी श्याम ने कहा, उसे जाने दीजिए। शिवांश को अपने प्यार के लिए लड़ना आना चाहिए। वो इतना बड़ा हो गया है, हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना सही नहीं। इस बार शिवांश को अपने हिसाब से चीज़ें हैंडल करने दीजिए। अगर उससे नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ करूँगा। रोज़ रात नशा करके टल्ली हो जाने से बेहतर तो यही है कि वो अपने हक और प्यार के लिए लड़ाई करे, वरना शराब की बदौलत ये लड़का पूरे परिवार को बेइज्जत करेगा। शिवांश के कानों में जब श्याम से आखिरी शब्द पड़े तो उसे कुछ महसूस हुआ, और बस अब शिवांश ने लावण्य को अप्रोच करने का तरीका बदल लिया। वो एक बार फिर वैसा ही लॉयल बन चुका था जिसकी एक नज़र से सामने वाला इंसान कांप उठता था। अब शिवांश और भी खतरनाक ट्रिक्स से केस लड़ने लगा था, जिस वजह से दूसरी पार्टी के लिए एक ढंग का लॉयर ढूंढना मुश्किल हो जाता था। जब ये खबर नीता तक पहुंची तो फाइनली
उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने श्याम से पूछा, आप चाहते क्या हैं? क्या अपनी रेपुटेशन के चक्कर में हमारा बेटा प्यार पाने का मौका ही छोड़ दे? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिजूल में चिंता कर रही हैं। हमारे बेटे के पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। बस वो बात अलग है कि उसकी नज़रें बस एक ही लड़की पर टिकी हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी आसानी से शिवांश हार नहीं मानेगा। अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। नीता ने ना में सिर हिलाते हुए न्यूज़पेपर को देखा और उसके मन में ख्याल आया, इतना पैसा और गुड लुक्स होने का फ़ायदा ही क्या है जब मेरा बेटा अभी तक सिंगल है। 1 महीना बीत चुका था और फाइनली वो दिन आ ही गया जब लावण्य को अवार्ड मिलना था। लावण्य निधि के साथ पार्टी वेन्यू पर पहुंच गई थी। जब से राजेश की डेथ हुई थी तब से वो घर से बाहर निकलना लगभग छोड़ ही चुकी थी और मुस्कुराना तो वो भूल ही गई थी। मगर आज निधि अच्छे से तैयार होकर हंसते खिलखिलाते हुए लावण्य के साथ आई थी। लावण्य ने निधि से कहा, मेरा नाम अनाउंस होने वाला है माँ, मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कीजिएगा। निधि ने खुद को इमोशनल होने से रोका। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेस्ट पिक्चर्स क्लिक करूँगी। जल्दी ही लावण्य का नाम अनाउंस हुआ और वो स्टेज की तरफ बढ़ गई, पर उसके कदम तब जाकर थोड़े रुक गए जब उसने सुना कि द ग्रेट श्याम राणावत उसे अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। कुछ ऑकवर्ड ना हो इसलिए लावण्य चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए स्टेज की ओर बढ़ गई, जबकि श्याम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जो बनावटी तो बिल्कुल नहीं थी। लावण्य समझ गई थी कि श्याम ने अपने कनेक्शंस यूज़ किए तभी वो यहाँ उसे अवार्ड पेरेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वरना श्याम काफ़ी साल पहले ही अवार्ड फंक्शंस अटेंड करना छोड़ चुके थे। श्याम ने लावण्य को अवार्ड दिया और कहा, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें अपने ही परिवार की दूसरी पीढ़ी को अवार्ड प्रेजेंट करने का मौका मिला। ये हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है। श्याम की बातें सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे थे, जबकि मीडिया वालों के तो कान खड़े हो चुके थे। हर कोई जानता था कि लावण्य और शिवांश की शादी होते होते रह गई। उनके ब्रेकअप की खबरें चर्चाओं में थी, मगर आज श्याम ने जो कहा उसके बाद सब गॉसिप्स करने लगे थे। मीडिया वाले लावण्य और श्याम की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तभी श्याम ने कहा, जल्दबाजी मत कीजिए और आराम से तस्वीरें खींचिए। हम चाहते हैं कि ये तस्वीर हम तक पहुँचे ताकि हम एक तस्वीर को अपनी ऑफिस में सजा सके। मेक श्योर कि हमारी बेटी लावण्य उनमें बेस्ट लगे। मेन फोकस लावण्य पर ही होना चाहिए। परिवार की दूसरी पीढ़ी तस्वीर अपने ऑफिस में सजा सके। हमारी बेटी लावण्य। मीडिया वालों ने जल्दी से ये कीवर्ड्स नोट कर लिए। सबके मन में यही सवाल घूम रहे थे कि क्या लावण्य और शिवांश ने दोबारा पैचअप कर लिया है या फिर श्याम इसे किसी तरह की हिंट देना चाहते हैं। लावण्य के लिए यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी और वो चिढ़ भी रही थी। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि श्याम सबको ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी बहू ज़रूर बनेगी। इस वक्त लावण्य स्टेज छोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर श्याम तो फोटो शूट के मूड में थे। उन्होंने लावण्य के कंधे पर हाथ रखा था ताकि वो उन्हें ऑफेंड करने के डर से भागने की कोशिश ना कर पाए। फोटो सेशन के बाद श्याम ने कहा, पार्टी रात को है और ये दोपहर का समय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर बाद मेरे ऑफिस आओ। तुमसे कुछ डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ से फ्री होने के बाद मेरे ऑफिस पहुँच जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लावण्य ना नहीं कह सकती थी क्योंकि श्याम से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। श्याम काफ़ी गुस्से वाले थे और चुटकियों में किसी को भी बर्बाद कर सकते थे। लावण्य के साथ वो प्यार से पेश आ रहे थे तो इसका मतलब यही था कि वो खास थी। लावण्य नहीं चाहती थी कि श्याम की बात ना मानकर वो उनकी बैड लुक्स में आ जाए, इसलिए वो श्याम के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। लावण्य ने मन ही मन खुद से कहा, जब तक वो अपने बेटे को बीच में नहीं लाएंगे और मुझे शिवांश को एक मौका देने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं शांत रहूँगी। पर अगर वो मुझे इसी सब के लिए बुला रहे हैं तो मैं तुरंत लौट जाऊँगी, चाहे उसके बाद मुझे मिस्टर राणावत का गुस्सा ही क्यों ना झेलना पड़ जाए। श्याम का स्ट्रिक्टली वही लावण्य का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए लावण्य उसी के साथ श्याम के ऑफिस पहुंची। श्याम ने लावण्य को ऑफिस सर्व की ओर कहा, लावण्य, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है,
तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती। सारी गलती शिवांश की ही है। इतने दिनों से मैं चुप था, मगर आज मैं सबको साफ साफ कहना चाहता हूँ। कपल्स के बीच लड़ाई होनी नॉर्मल सी बात है। मैं मानता हूँ कि शिवांश ने जो किया वो सही नहीं था, मगर अब शिवांश को अपने किए का अफसोस भी है। और मैं और नीता शिवांश को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाहता है। लावण्य ने पूछा, क्या आपने मुझे इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है कि मैं मिस्टर शिवांश राणावत को एक और मौका दूं? श्याम ने गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाया। यहीं से वो समझ चुके थे, अगर उन्होंने लावण्य को अगर शिवांश को एक और मौका देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की तो वो उठकर चली जाएगी। इसलिए श्याम ने प्लान बी अप्लाई करने का सोचा। उन्होंने लावण्य के सामने एक फाइल रखी और कहा, मैंने देखा कि तुम्हें बिजनेस की काफ़ी अच्छी समझ है, तभी तो तुम्हें आज का अवार्ड दिया गया है। इस बात के ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सोचा है। लावण्य ने पूछा, क्या सोचा है और इस फाइल में क्या है? श्याम ने कहा, रियल एस्टेट एसेस्ट, ये हमारे पूरे परिवार के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं और उसे मैनेज करने के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। पहले ये काम नीता का था, मगर उन्हें अब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब मैनेज करो, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लावण्य श्याम की बातों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब समझ रही थी। यहाँ वो लावण्य को प्रॉपर्टी मैनेजर बनाना चाहते थे, मगर दूसरी तरह इस जरिए को लावण्य को शिवांश की वाइफ बनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ के बाद वो ये काम सीधे लावण्य को ही तो सौंप रहे थे। ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लावण्य अपने म्यूजिक स्टूडियो वाले बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाना चाहती थी, जिसके लिए उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इस पेपर्स पर एक सिग्नेचर लावण्य को करोड़ों की मालकिन बना सकता था। पर क्या लावण्य ये टेम्पटिंग ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाली थी? तो क्या होगा नया आगे ट्विस्ट, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।